स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में जो है 12th केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है वर्नर सिद्धांत। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? वर्नर सिद्धांत या वर्नर्स थ्योरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस टॉपिक में क्या है। अल्फ्रेड वार्नर जो थे ये एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर के आधार पर उन्होंने अल्फ्रेड वर्नर के आधार पर उन्होंने उपसहसंयोजन यौगिकों के यौगिकों के गुणों एवं संरचना की व्याख्या की। ठीक है, किसकी? इन्होंने गुणों की एवं संरचना की व्याख्या करने के लिए जो था एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वार्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे वार्नर का उपसहसंयोजन यौगिकों का, क्योंकि ये चैप्टर का नाम तो क्या है? उपसहसंयोजन यौगिक है ना, तो उपसहसंयोजन यौगिकों जिसे वर्णन को संयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है कि अल्फ्रेड वर्नर ने के आधार पर उन्होंने उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों एवं संरचना की व्याख्या करने के लिए इसे एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का उपसहसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। जिसे वर्नर को उपसहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि संयोजकता के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं कितनी हैं। ठीक है, संयोजकता के वर्नर सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर पॉइंट कि केंद्रीय परमाणुओं की कितनी संयोजकता होती है। हमें पता है कि केंद्रीय परमाणु क्या होता है। जब हमने देखा था, जब से कोई भी IUPAC नेम जिसका हमने निकाला था कि उसमें एक तो होता है लिगेंड होता है और सेकंड और क्या होता है जो इधर वाला होता है वो हमारा क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट है हमारा कि इसकी जो होती है इसे हम वर्णन के उपसहसंयोजन यौगिकों के उपस्थित निम्न जो होती है निम्न दो प्रकार की जो है संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। इसे उपसंयोजन यौगिकों की भी हम जो कहते हैं क्या संयोजकता हो जाए और केंद्रीय धातु परमाणुओं की भी इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि वर्नर के अनुसार उपसंयोजन यौगिकों में उपसंयोजक यौगिकों में उपस्थित धातु निम्न दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। उपस्थित धातु दो प्रकार की संयोजकता
प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो फर्स्ट होती है प्राथमिक संयोजकता। फर्स्ट होती है प्राथमिक संयोजकता, ठीक है, और सेकंड होती है हमारी द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड होती है हमारी द्वितीयक संयोजकता जिसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो हम देखेंगे प्राथमिक संयोजकता के बारे में। ठीक है, किसके प्राथमिक संयोजकता, अब इसका वहाँ फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक में स्थित केंद्रीय धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि उप संयोजक यौगिक में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, इनकी संतुष्टि से सामान्य अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से, ये क्या है, इनकी संतुष्टि से सामान्य अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, इसे बिंदुदार रेखा, मतलब ऐसे इस रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे बिंदुदार रेखा मतलब ऐसे इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति अधिशात्मक होती है। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति जो होती है वो अधिशात्मक होती है, जिसके कारण ये
जिसके कारण ये उपसंयोजक यौगिक की उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होती। ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इनकी जो प्रकृति होती है वो अधिदर्शात्मक होती है, जिसके कारण ये उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति, मतलब वो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स होते हैं, आइसोमेरिज्म होते हैं, वो उत्तरदायी नहीं होती यौगिकों के लिए। कौन सी यौगिकों के लिए? उपसहसंयोजक यौगिकों के लिए ये ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, ये कौन सा आ गया? ये हमने कौन सा पढ़ा? ये हमने प्राथमिक संयोजकता के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब हमारी नेक्स्ट क्या हो जाएगी? द्वितीय संयोजकता। तो अब द्वितीय संयोजकता, अब हम इसकी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्वितीय संयोजकता। ठीक है, तो फर्स्ट में पहले हम लिखेंगे कि प्रत्येक धातु की द्वितीय संयोजकता की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, कि प्रत्येक धातु की द्वितीय संयोजकता की संख्या जो होती है वो एक निश्चित रहती है। ठीक है, ये संयोजकता धातु की समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या भी हम इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं उपसहसंयोजन संख्या होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इसे सतत रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसे सतत रेखा, मतलब एक प्लेन लाइन द्वारा ही इसे हम शो करते हैं। उसमें हम डॉट डॉट लाइन वाली रेखा से प्रदर्शित करते हैं ना, तो इसे हम कौन सी लाइन से शो कर रहे हैं? इसे हम एक स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में आ रहा है कि ये प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता की अपेक्षा प्रबल आबंध बनाती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि उसमें जो प्राथमिक संयोजकता के अभी बारे में जो हमने पढ़ा था, कि कह रहे हैं कि प्राथमिक संयोजकता से अपेक्षा उसके कंपैरिजन में जो ये अच्छा प्रबल जो है बॉन्ड यहाँ पे बनाती है। ठीक है, उसमें हमने जो प्राइमरी वैलेंसी थी उसमें हमने देखा था वो जो बॉन्ड बनाती है उससे अच्छा ही जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी बॉन्ड बनाती है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनाती है। फोर्थ पॉइंट में अब हम देखेंगे कि इनकी
इनकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकृति दिशात्मक होती है। ठीक है, इसमें इससे पहले जो हमने प्राइमरी वैलेंसी मतलब प्राथमिक संयोजकता के बारे में जो पढ़ा था, उसमें क्या थी, दिशा जो थी इनकी, इसकी प्रकृति क्या थी, अधिशात्मक थी। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी में क्या है, इसकी जो प्रकृति है वो दिशात्मक है। ठीक है, इसकी प्रकृति दिशात्मक होती है, जिसके कारण उपसंयोजक यौगिकों की यौगिकों की ज्यामिति इनसे निर्धारित होती है। ठीक है, मतलब क्या, इनकी प्रकृति दिशात्मक होती है, जिसके कारण उपसंयोजक यौगिकों की जो ज्यामिति होती है, जो आइसोमेरिज्म होता है, वो इनसे निर्धारित होता है। ठीक है, उसमें क्या आता है प्राकृतिक संयोजकता में कि इनकी प्रकृति अधिशात्मक होती है, जिसके कारण संयोजक यौगिकों की ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसमें इसकी ज्यामिति के लिए उत्तरदायी नहीं है, और इसमें जो होता है यौगिकों की उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति इनसे निर्धारित होती है।